हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डिफेंस उपदेश। मेरा नाम है हर्षवर्धन सिंह और आज 6 अगस्त की करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है रवि कुमार दहिया का नाम सब लोगों ने सुन लिया होगा। रिसेंटली ही हैज वॉन अ सिल्वर मेडल। आपको मुझे बताना है कि कौन से स्पोर्ट से एसोसिएटेड है। वेरी सिंपल क्वेश्चन, बहुत आसानी से सभी स्टूडेंट्स को ये चीज ध्यान होगी। जिन लोगों को नहीं ध्यान है उनको पता होना चाहिए। ही हैज वॉन दिस इन रेसलिंग। रेसलिंग जो है वो इनका स्पोर्ट है। कई बार एग्जाम्स में इस तरीके से क्वेश्चन पे आ जाता है कि स्पोर्ट्समैन का नाम देकर वो पूछ लेते हैं कि किस स्पोर्ट से एसोसिएटेड। ठीक है, तो रवि कुमार दहिया जो हैं वो रेसलिंग स्पोर्ट से एसोसिएटेड है। आगे बात करते हैं हम। मेंस हॉकी टीम ऑफ इंडिया हैज वॉन ब्रॉन्ज मेडल। ठीक है, तो अभी इंडिया के पास में 5 मेडल हो चुके हैं। ठीक है, जिसमें से 2 सिल्वर हैं और 3 ब्रॉन्ज है। नाउ मेंस हॉकी टीम ऑफ इंडिया हैज वॉन ब्रॉन्ज मेडल इन टोक्यो ओलंपिक्स फॉर द फर्स्ट टाइम। अब मुझे बताना है आप लोगों को कि भाई ये जो मेंस हॉकी टीम का टोक्यो ओलंपिक में जीता हुआ मेडल है, ये कौन से ओलंपिक के बाद में पहला है। यानी कि हॉकी में अगर मैं बात करूं, सिर्फ हॉकी स्पोर्ट की बात कर रहा हूं, तो उसके अंदर इंडिया को बहुत साल बाद मेडल मिला है। तो आपको मुझे बताना है लास्ट मेडल इंडिया को कब मिला था हॉकी में। देखिए ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रहेगी। तो अगर आप सोचना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं और फिर उसके बाद कमेंट में आंसर भी कर सकते हैं। इसके अलावा कोई सजेशंस वगैरह हैं तो कमेंट में आंसर करके बता सकते हैं। यू कैन फॉलो डिफेंस उपदेश ऑन फेसबुक एज वेल एज आपको टेलीग्राम चैनल से, डिफेंस उपदेश टेलीग्राम चैनल से इसका पीडीएफ डाउनलोड करने को मिल जाएगा। चलिए आंसर क्या है अपने पास में। आंसर आएगा हमारे पास में 1980 मॉस्को ओलंपिक्स में लास्ट इंडिया को गोल्ड मेडल मिला था हॉकी में। उसके बाद इंडिया का कोई भी मेडल नहीं आया है हॉकी में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट है इंडिया के लिए कि हॉकी जो है जहां पर हम हमेशा मेडल लाकर आते रहे थे शुरुआत से, तो वो चीज जो है वो इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। नाउ मेंस हॉकी टीम ऑफ इंडिया ने जो है वो टोक्यो ओलंपिक में जर्मनी को हराकर जो है ब्रॉन्ज मेडल जीता। नाउ आगे क्या है, दिस इज इंडियाज फर्स्ट ओलंपिक मेडल इन हॉकी सिंस दे वॉन अ गोल्ड मेडल इन 1980 ओलंपिक्स इन मॉस्को। प्लीज रिमेंबर, ये फैक्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। और ये अभी तक का इंडिया का 12th हॉकी मेडल है। ठीक है, तो ओलंपिक्स के अंदर टोटल मेडल्स में इंडिया के पास में 12 मेडल हैं, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट अचीवमेंट है। आपसे डायरेक्टली ये चीज भी पूछी जा सकती है, तो इन दोनों फैक्ट्स को ध्यान रखिएगा। यहाँ पे मैंने टेबल दी है, आप लोगों को ध्यान रखना है कि कौन कौन से ओलंपिक्स के अंदर बेसिकली इंडिया ने जो है वो मेजरली पार्टिसिपेट किया है। तो 1928 पहला ओलंपिक खेल जो है वो 1928 के अंदर हुआ था एम्स्टरडेम के अंदर, जब इंडिया ने पहली बार हॉकी में गोल्ड जीता था। तो दिस इज इंपॉर्टेंट। उसके बाद में आपको ये ध्यान रखना है कि लास्ट 1980 के अंदर मॉस्को के अंदर जीता था। ठीक है, और अभी फिर आगे जाकर 2020 में टोक्यो जापान के अंदर जो है वो ये ओलंपिक खेलों के अंदर हमने ब्रॉन्ज जीता है। तो ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रहेगी अपने लिए। ठीक है, पहला है लास्ट कौन सा था और अभी कौन सा है, तो ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रहेगी। आप देख सकते हैं पहले 1928 से लेकर 1972 तक इंडिया लगातार मेडल जीती है। वहीं लगातार 6 ओलंपिक्स में 1956 तक इंडिया ने गोल्ड जीता है। तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है और इसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ध्यान रखनी है आपको। एग्जाम में फैक्ट के बेस पे या इंफॉर्मेशन को ट्विस्ट करके आपसे स्टेटमेंट ट्रू फॉल्स इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए इसी के साथ में आगे बात करते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट जुडिशियल डिस्क्वालिफिकेशन और रिक्यूजल। टॉपिक किसका है? पॉलिटी का टॉपिक है और इसके बारे में यूपीएससी आप लोगों से पूछ सकती है। अदर एग्जाम्स में आने के चांसेस बहुत ज्यादा लो हैं, ये यूपीएससी में आने के चांसेस है। यूपीएससी एज इन आपको सीडीएस और एनडीए के स्टूडेंट्स को इसके बारे में पता होना चाहिए कि जुडिशियल रिक्यूजल और जुडिशियल डिस्क्वालिफिकेशन क्या होता है। थोड़े दिन पहले कुछ जजेस ने भी सुप्रीम कोर्ट में अपने पर्टिकुलर स्टेट के जुड़े हुए मामलों को सुनने से मना कर दिया था। उनका कहना है कि भाई मैं अगर किसी स्टेट से संबंध रखता हूं तो मैं, ऑब्वियस सी बात है, हो सकता है उस स्टेट के पक्ष में फैसला दे दूंगा। तो अगर मुझे लगता है, अगर किसी भी तरीके से किसी जज को या किसी ऑफिसर को ऐसा लगता है कि इस मामले में सुनवाई करने पर मैं पक्षपात कर सकता हूं, तो वो उस सुनवाई में हिस्सा लेने से मना कर सकते हैं। यही जुडिशियल डिस्क्वालिफिकेशन या रिक्यूजल होता है। तो आपको ये वर्ड ध्यान होना चाहिए, यूपीएससी इसको आपसे डायरेक्टली भी पूछ सकती है। Judicial disqualification referred to as recusal is an act of abstaining from participating in official action। ये चीज जो है ना, यहाँ पे जो स्टेटमेंट दी हुई है ये पूरा, such as legal proceedings due to conflict of interest। conflict of interest मतलब वही जैसा मैंने बताया, मान लीजिए मैं जज हूं और मेरे रिश्तेदार का मामला आ गया, तो मैं कह सकता हूं कि ये मेरा रिश्तेदार है और मैं इसी के फेवर में मुकदमे में जाऊंगा।
ऐसा मुझे लगता है, इसीलिए मैं इस फैसले को नहीं सुनाऊंगा या फिर मेरे को इस मुकदमे से हटाया जाए। इसी को जुडिशियल रिक्यूजल या जुडिशियल डिस्क्वालिफिकेशन कहा जाता है, समझ रहे हैं आप। तो वहां पे आपका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि आपके काम और आपके इंटरेस्ट के बीच में अगर फर्क आएगा किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर या जुडिशियल ऑफिसर के, लॉ ऑफिसर के, तो उसको जुडिशियल रिक्यूजल भी कहा जाता है अगर वो उसमें से पीछे हट जाए तो। इसके कारण दे रखे हैं, द जजेस बाइज्ड इन फेवर ऑफ वन पार्टी और अगेंस्ट अनदर और दैट अ रीजनेबल ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वर वुड थिंक ही माइट बी, यानी कि अगर सामने वाले को लग सकता है कि यार ये जज ने तो अपने प्रभाव में फैसला दिया, इस आदमी के प्रभाव में फैसला दिया, उस केस में जज मना कर सकते हैं। इंटरेस्ट इन सब्जेक्ट मैटर और रिलेशनशिप विद समवन हु इज इंटरेस्टेड इन इट, अगर जो मुकदमा चल रहा है उसमें मेरा कोई हित हो या मैं ऐसे व्यक्ति को जानता हूं, मेरी बीवी, बच्चे, किसी और का भी हित हो, तो उस कंडीशन के अंदर मैं उस मामले को नहीं लूंगा। बैकग्राउंड और एक्सपीरियंस सच एज जजेस प्रायर वर्क एज लॉयर, क्या पता पहले मैं उस आदमी का वकील था, अब मैं जज बन गया हूं। या फिर पर्सनल नॉलेज अबाउट पार्टीज और फैक्ट्स ऑफ द केस, मुझे पर्टिकुलरली उस केस के बारे में ज्यादा जानकारी है। एक्स पार्टी कम्युनिकेशन विद लॉयर और नॉन लॉयर्स, किसी वकील ने मुझे उस मामले के बारे में बता दिया था, मेरे को लगता है कि यार ये आदमी सही है, ये गलत है। वहीं प्रायर रूलिंग्स, कमेंट्स और कंडक्ट बाय जज, अगर मैंने उस मामले में पहले फैसला दिया था, मैंने उस मामले में किसी को सजा दे दी थी, अब वो मेरे सामने अपील करने आया तो मैं तो उसको वापस सजा दूंगा, मैंने तो पहले दी थी। इस तरीके के मामलों में जज मना कर सकते हैं, दिस इज रिक्यूजल। ऐसा अभी रिसेंट में 2-3 बार हुआ है और ये न्यूज में रहा है, इसीलिए खास तौर से एनडी और सीडीएस के स्टूडेंट्स को और जो असिस्टेंट कमांडेंट देने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको भी मैं सीधे तौर पे कहूंगा कि ये जो है इस पे थोड़ा सा ध्यान दे लेना, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके एग्जाम्स के हिसाब से। चलिए इसी के साथ में अगला फैक्ट जो हमें जानना चाहिए पॉलिटी से जुड़ा हुआ है वो है सस्पेंशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपी। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को एमपी को कैसे सस्पेंड कर सकते हैं, इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं यूपीएससी में, क्योंकि ये हुआ है। कैसे हुआ है? 6 तृणमूल कांग्रेस एमपीज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इनको ऑर्डर कर दिया गया था राज्यसभा के रूल 255 के अंदर विड्रॉल ऑफ मेंबर ऑफ द जनरल रूल्स ऑफ प्रोसीजर। तो ये रूल कहां लिखा है? कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा है, ये लिखा है जनरल रूल ऑफ प्रोसीजर ऑफ राज्यसभा की राज्यसभा में कंडक्ट कार्रवाई कैसे होगी उसके जो रूल्स है उसमें। द चेयरमैन कौन है? वेंकैया नायडू, क्योंकि हमेशा जो राज्यसभा का चेयरमैन होता है वो हमारे देश का वाइस प्रेसिडेंट होता है। वाइस प्रेसिडेंट इज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, है ना, ये हमने बात करी हुई है। तो जो भी स्टूडेंट्स ने पॉलिटी पढ़ी उनको पता होगा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से द राज्यसभा चेयरमैन इज द या वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो पदेन सभापति जो होते हैं राज्यसभा के वो उपराष्ट्रपति होते हैं। तो वेंकैया नायडू ने रूल नंबर 255 के हिसाब से कुछ एमपीज को, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को तृणमूल कांग्रेस के सस्पेंड करने का फैसला किया। कारण है कि उन्होंने कुछ बर्ताव अच्छा नहीं किया, संसद में वेल वगैरह में आना, बीच वाला एरिया जो होता है उसमें आना, हंगामा करना, जो गवर्नमेंट का अभी रिसेंट पैगेसिस जो डिस्प्यूट हुआ था उसको लेकर इन्होंने विवाद किया, डिस्प्यूट किया, उसकी वजह से जो चेयरमैन है उन्होंने इनको सस्पेंड कर दिया। तो यहां पर क्या कर सकता है? सस्पेंड नहीं कर सकता है, यहां पे उनको विड्रॉल कर सकता है, यानी कि 1 दिन के लिए हटा सकता है। अब यहां पे पॉइंट ये बढ़ता है जो आप लोगों को ध्यान होना चाहिए, खासतौर से यूपीएससी में सीडीएस एनडीए के स्टूडेंट्स को ये चीज ध्यान होनी चाहिए कि स्पीकर ऑफ लोकसभा के पास में पावर होती है और चेयरमैन ऑफ राज्यसभा के पास में पावर होती है। अंडर रूल 255 स्पीकर इन लोकसभा एंड चेयरमैन इन राज्यसभा हैव द पावर to direct any member whose conduct is in his opinion grossly disorderly to withdraw immediately from the house। यानी कि अगर उनको लगता है कि ये ढंग से बर्ताव नहीं कर रहे हैं तो उनको हाथों हाथ किसी भी वक्त हटा सकते हैं, सदन में से निकाल सकते हैं, बट सस्पेंड नहीं कर सकते। सस्पेंड का मतलब क्या होता है? सस्पेंड का मतलब होता है थोड़े दिन तक के लिए उन पर बैन लगा दिया जाए। तो ये राज्यसभा चेयरमैन जो है ना वो सस्पेंड नहीं कर सकते, जबकि लोकसभा स्पीकर सस्पेंड कर सकते हैं। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है और इसको ध्यान रखना है। जो ऐसे एक्सेप्शनल रूल होते हैं, जो अलग से केस होते हैं, उन पर ही एग्जाम में क्वेश्चन बनने के चांस ज्यादा होते हैं। अनलाइक द स्पीकर, हाउएवर, द राज्यसभा चेयरमैन डज नॉट हैव द पावर टू सस्पेंड अ मेंबर। लोकसभा स्पीकर जो होता है वो किसी भी मेंबर को सस्पेंड भी कर सकता है कि आप इस पूरे सेशन के लिए बाहर कर दिए जाएंगे, अब आप पूरे सेशन में अंदर नहीं आ सकते। वहीं राज्यसभा चेयरमैन ऐसा नहीं कर सकता। राज्यसभा के अंदर अगर किसी मेंबर को सस्पेंड करना है तो मेंबर्स के बीच में वोट करा के बिल पास करना होता है, मोशन पास करना होता है कि इस मेंबर को सस्पेंड किया जा रहा है। वही मेंबर्स उसका सस्पेंशन कैंसिल भी कर सकते हैं। तो यहां पे छोटा सा फर्क आ जाता है। यूपीएससी के शायद किसी पेपर में अभी रिसेंटली इस पे क्वेश्चन आया था,
कि राज्यसभा चेयरमैन या राज्यसभा के अंदर किसी मेंबर को सस्पेंड करने का क्या प्रोसीजर है, तो वहां पे चेयरमैन या चेयरपर्सन सस्पेंड नहीं कर सकता, ये आपको ध्यान रखना जरूरी है। और रूल 255 क्या है वो भी आपको पता होना चाहिए। दीज आर फ्यू माइनर डिटेल्स रिगार्डिंग पॉलिटी जो कि स्टूडेंट्स आपको ध्यान होनी चाहिए, एनडीए सीडीएस असिस्टेंट कमांडेंट एग्जाम अपियर करने वाले स्टूडेंट्स को आनी चाहिए। खैर इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं। बताइए, हु इज द फर्स्ट वुमेन टू बी अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया? रिसेंटली फर्स्ट वुमेन टू बी अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये कौन है? नाम, फर्स्ट वुमेन वगैरह इस तरीके के क्वेश्चन सभी एग्जाम्स में आने के चांसेस रहते हैं, चाहे वो एफकेट हो, चाहे आईनेट हो, चाहे वो यूपीएससी हो। सभी तरीके के डिफेंस एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आपको पता होना चाहिए। अगर आप सोच के आंसर करना चाहते हैं तो स्लाइड्स को पॉज कर सकते हैं। मैं आंसर बता रहा हूं, आंसर आएगा ए, धृति बैनर्जी। धृति बैनर्जी जो हैं वो पहली वुमेन बन गई, फर्स्ट वुमेन बन गई हैं एज टू बी अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है, जियोलॉजिकल सर्वे का काम है जो जियोलॉजी से जुड़ा हुआ सर्वे होता है, कितने एनिमल्स हैं, कितने टाइप्स ऑफ डिफरेंट मैमल्स, एनिमल्स, ये सब जो है वो जियोलॉजिकल सर्वे चेक करता है। इसी के बाद में अब बात कर लेते हैं यूएस अप्रूव्स आर्म्स सेल टू ताइवान की। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज, हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि आपको ताइवान के बारे में पता होना चाहिए। देखो इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ताइवान के साथ में यूएसए के रिलेशंस अच्छे हैं अभी, और यूएस ने ताइवान को हथियार बेचने का जो है प्रॉमिस किया है। वहीं ताइवान के चाइना के साथ में रिलेशन खराब है, रिसेंट टाइम में चाइना और अमेरिका के रिलेशन खराब हुए हैं, इस वजह से पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अगर आप एसएसबी जा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए ताइवान कहां पर है, आपको पता होना चाहिए ताइवान के अमेरिका के साथ में रिलेशंस, और इंडो चाइना या यूएस चाइना पे अगर आप कहीं भी बात कर रहे हैं, चाहे वो लेक्चरेट हो, चाहे वो जीडी हो, तो एसएसबी में उस हिसाब से ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी के एग्जाम के अंदर या अदर एग्जाम के अंदर ये आपसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं कि ताइवान कहां सिचुएटेड है, लोकेटेड कहां पर है ताइवान, है ना? तो हमें मैप भी देख लेना चाहिए। लेट अस लुक एट द मैप। तो आप देख सकते हो यहाँ पे इंडिया से ईस्ट की तरफ जाने पर यहाँ पर ताइवान जो है वो एक छोटा सा आइलैंड कंट्री है चाइना के पास में। ठीक है, अब चाइना कहता है कि ताइवान चाइना का पार्ट होगा, जबकि ताइवान की गवर्नमेंट कहती है कि हम चाइना का पार्ट नहीं है, हम चाइना से अलग हैं। 1949 में जब चाइना में माओ जेडुंग ने विद्रोह किया था और चाइना की सरकार को हटाकर खुद की गवर्नमेंट स्टैब्लिश करी थी 1949 में, उस टाइम पीरियड पे जो पहले वाली गवर्नमेंट थी जिसको माओ ने हटाया था, वो गवर्नमेंट भाग के ताइवान छुप गई थी, और आज भी वही गवर्नमेंट ताइवान में है। इसीलिए वो कहते हैं कि हम मेन चाइना की पार्टी से अलग हैं, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना जो है उससे अलग है, हम अलग कंट्री हैं। जबकि चाइनीज गवर्नमेंट कहती है कि ताइवान अलग कंट्री नहीं है, चाइना का पार्ट है। अगर कोई भी कंट्री ताइवान को अलग कंट्री मानेगा तो वो हम उसके साथ में अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे, हम उसके साथ में फ्रेंडली रिलेशन नहीं रखेंगे, हम उनके साथ ट्रेड नहीं करेंगे। यही कारण है कि इंडिया जैसी कंट्री भी ताइवान को अलग कंट्री नहीं मानती है, चाइना का ही पार्ट मानती है। और इसीलिए आपको ये चीज ध्यान होनी चाहिए कि ताइवान जो है वो क्यों चाइना और अमेरिका के बीच में एक तरीके का विवाद का इशू है, क्योंकि अब ताइवान को अमेरिका हेल्प कर रहा है तो चाइना को ऑब्जेक्शन है इस बात पे। चलिए, तो द यूनाइटेड स्टेट्स हैज अप्रूव्ड इट्स फर्स्ट आर्म सेल टू ताइवान एमिड राइजिंग टेंशन विद चाइना। चाइना के साथ बढ़ते हुए दबाव को देखते हुए इन्होंने हथियार बेचने का फैसला किया, जो कि विवाद है। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट हैज अप्रूव्ड आर्म्स डील वर्थ $750 million टू ताइवान। द डिसीजन ऑल्सो अलाउज ताइवान टू मेंटेन रॉक सॉलिड सेल्फ डिफेंस, रीजनल पीस एंड स्टेबिलिटी। एक तरीके से इससे ताइवान की स्टेबिलिटी अच्छी होगी, कंडीशन सुधरेगी, तो चाइना को चैलेंज कर सकते हैं कि भाई हाँ ठीक है, हम आपसे डरते नहीं। द मूव कम्स एट अ टाइम व्हेन टेंशन बिटवीन चाइना एंड ताइवान आर ग्रोइंग। चाइना और ताइवान के बीच में लड़ाई जैसी स्थिति बन रही है, काफी टाइम से हंगामा चल रहा है। इनफैक्ट कुछ लोगों का ये मानना है कि चाइना आगे जाकर ताइवान पर अटैक भी कर सकता है और उसको अपने कंट्रोल में ले सकता है। मैप पर थोड़ा सा ताइवान को देख लेंगे एक बार फटाफट से। तो आप जैसा देख रहे थे, हम यहाँ पर चाइना के बिल्कुल इधर की तरफ में, ईस्ट की तरफ में जो है वो छोटा सा आइलैंड है ताइवान। इसके साउथ की तरफ में साउथ चाइना सी है और इसके नॉर्थ की तरफ में जो है वो येलो सी, ईस्ट सी, इस तरीके से है। तो आपको ये थोड़ा सा इंफॉर्मेशन ध्यान रखनी है कि किस तरीके से जो है वो ताइवान की पोजीशन है। इस तरीके का क्वेश्चन भी आ जाता है कि ये जगह कहाँ पर है। कैपिटल इज ताइपेई, ताइवान की कैपिटल जो है वो ताइपेई है।
चलिए इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं हम, और ताइवान की इमेज यहाँ पर फोटो मैंने स्लाइड्स में दे दी है, पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा डिफेंस उपदेश टेलीग्राम चैनल से। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आज जो है वो क्लास को यहीं खत्म करेंगे। उत्तराखंड भूकंप ऐप अलर्ट के नाम से, या उत्तराखंड भूकंप अलर्ट के नाम से ऐप लॉन्च किए उत्तराखंड गवर्नमेंट ने, फर्स्ट स्टेट गवर्नमेंट टू लॉन्च ऐप फॉर अर्थक्वेक डिटेक्शन। चलिए इसी के साथ में आज की क्लास को यहीं खत्म करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, दोस्तों के साथ शेयर करिए, अगर कोई भी डिफेंस एस्पिरेंट्स हैं आपके दोस्त वगैरह तो उनके साथ शेयर करिए। एंड उसके अलावा कमेंट करके बता सकते हैं मुझे, फेसबुक पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। डिफेंस उपदेश जो है उसको, उसके लिए हर्ष VS0 जो है वो आईडी है, सर्च करिएगा तो आपको फेसबुक पे भी मिल जाएगा। टेलीग्राम पे भी मुझे पर्सनली मैसेज करके कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, हेल्प चाहिए तो आप पूछ सकते हैं। हर्ष VS0 टेलीग्राम आईडी है मेरा। और इसी के साथ में आज की क्लास को खत्म करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।